हैशटैग विद्याशाला 24 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले की वीडियो में मैंने बहुविकल्पी प्रश्नों को करा दिया है शांति शिक्षा एवं सतत विकास के, यानी आपका 8वां पेपर जो है। आज हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। 4th सेमेस्टर का पेपर जैसा कि आप जानते हैं 18, 19, 20 को है और आपका नज़दीक ही है डेट। तो चलिए जल्दी जल्दी आपको करा देते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को कराएंगे जो आपके पिछले के वर्षों में पेपर में प्रश्न आए हुए हैं, और जो अन्य क्वेश्चन है वो टाइम मिलने पर आपको करा देंगे, नहीं तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को कराएंगे जो पिछले के वर्षों में या पेपर में पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, केंद्रीकरण विधि क्या है? तो केंद्रीकरण विधि में मन को एकाग्र व केंद्रित करना पड़ता है जिससे मन की चंचलता दूर हो जाए। विवेकानंद कहते हैं कि मुझे फिर से शिक्षा ग्रहण करनी पड़े तो मैं तथ्यों का अध्ययन न करूं, ये इनका कहना है। अगला क्वेश्चन है, प्राणायाम से क्या अभिप्राय है? तो प्राणायाम प्राण और आयाम दो शब्दों के योग से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है प्राण यानी श्वसन को लंबा करना, या प्राण जीवन शक्ति को लंबा करना। पतंजलि ने अपने प्राणायाम सूत्र में लिखा है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात श्वास लेना प्रश्वास श्वास त्यागना की गति के अलग करने अथवा नियंत्रित करने का प्राणायाम है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ और दिया हुआ। प्राणायाम में श्वास की 3 अवस्थाएं होती है, पूरक, कुंभक, रेचक। अगला क्वेश्चन है, बहिरंग योग कौन कौन से हैं? तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार योग के बहिरंग यानी बाहरी साधन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये योग के बहिरंग है यानी बाहरी साधन है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व की प्रकृति बताइए। तो प्रकृति को निम्नवत बताया जा सकता है। पहला, व्यक्तित्व एक व्यक्ति की विशेषताओं का मात्र गणितीय योग नहीं है, वरन उन विशेषताओं का एक विशिष्ट प्रकार का अनूठा समग्र है। दूसरा, व्यक्तित्व व्यक्ति के विभिन्न विशिष्ट गुणों शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक का समन्वय होता है। तीसरा, एकलता या विलक्षणता प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषता है। चौथा, व्यक्तित्व के निर्धारण में आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों कारकों की भूमिका होती है। पांचवा, व्यक्तित्व के अधिकांश गुण या विशेष अर्जित होते हैं। इन गुणों के अर्जन में परिवार, समाज, संस्कृति, विद्यालय आदि सभी का योगदान होता है। छठा, प्रत्येक व्यक्ति की अपनी विशिष्ट प्रेरक शक्ति यानी मोटिव फोर्स होती है। यह प्रेरक शक्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला क्वेश्चन है, नैतिकता के 5 मूल्य सूत्र लिखिए। तो नैतिकता के 5 मूल्य सत्यनिष्ठा, सम्मान, दया, न्याय, जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व है। अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के 3 आयाम कौन कौन से हैं? तो सतत विकास के 3 आयाम सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय, इन्हें सतत विकास के 3 स्तंभ या क्षेत्र भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तनाव की एक परिभाषा लिखना है जो कि आपका 2023 में पूछा हुआ है। तनाव मन के भीतर उत्पन्न होने वाला एक विकार है। सामान्य रूप से जब मन किसी परिस्थिति विशेष के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाता है तो तनाव का जन्म होता है। तनावपूर्ण स्थिति में मनुष्य बाह्य तथा आंतरिक दोनों प्रकार से अशांत रहता है। बाह्य अशांत प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है, अतः इसे शांत करना अपेक्षाकृत सरल होता है, किंतु जब व्यक्ति आंतरिक रूप से अशांति का अनुभव करता है तो इसका समाधान उसे स्वयं ही करना पड़ता है, जो एक कठिन कार्य है। ऐसी अशांति की स्थिति में तनाव का जन्म होना स्वाभाविक है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ चतुष्टय का क्या अर्थ है? तो भारतीय परंपरा में व्यक्ति के उद्देश्य पूर्ण आचरण व व्यवहार का आधार धर्म, आपका इसमें क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है कि व्यक्ति को जीवन चलाने में सुरक्षा में निर्देशित करता है। अर्थ, जीविका अर्जन व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु काम, संतानोत्पत्ति में सहायक, यानी जो धर्म है आपका वह व्यक्ति को जीवन चलाने में सुरक्षा में निर्देशित करता है।
अर्थ है जीविका अर्जन व भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु। काम संतान उत्पत्ति में सहायक। मोक्ष सांसारिक बंधनों से मुक्ति हेतु। तो पुरुषार्थ चतुष्टय जो है आपके धर्म अर्थ काम एवं मोक्ष, इन्हें पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जाता है। ये चारों व्यक्ति के आदर्श जीवन के आधार हैं। अगला क्वेश्चन है मानवाधिकार शिक्षा के कोई दो उद्देश्य लिखे। किसी भी मनुष्य के जीवन में स्वतंत्रता, समानता तथा सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार है। मानवाधिकार शिक्षा के उद्देश्य हैं जीवन और स्वतंत्र रहने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समानता एवं आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार आदि। अगला क्वेश्चन है जीवन में शांति की आवश्यकता और औचित्य स्थापन कीजिए। तो जीवन में शांति की बहुत आवश्यकता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में शांति की बहुत आवश्यकता होती है। तो व्यक्ति में ऐसी अभिवृत्तियों, मूल्यों, कौशलों का विकास किया जाना आवश्यक है जिससे वे शांति के प्रति सजग हो, उसकी आवश्यकता समझे, उसके अनुकूल आचरण करे और शांति की स्थापना में सहयोग दे। शांति शिक्षा इसलिए हमारे पाठ्यक्रम में ही रखा गया है ताकि हम खुद भी शांति बनाए रखें और अपना शांति सहयोग भी स्थापित कर सकें दूसरों के प्रति, देश के प्रति। अगला क्वेश्चन है नैतिक शिक्षा के कोई दो उद्देश्य लिखिए। तो नैतिक शिक्षा के उद्देश्य व्यवहार में ईमानदारी और सच्चाई, औचित्य का विचार, दूसरों का ध्यान रखना, बड़ों के प्रति आदर, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति, ये सब शांति शिक्षा के उद्देश्य हैं। अगला क्वेश्चन है शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है। तो शांति शिक्षा के मूल्य सामुदायिक शांति में विश्वास, दूसरा मानव प्रतिष्ठा का सम्मान, तीसरा आंतरिक शांति खोजना, चौथा अहिंसात्मक एवं तार्किक सोच, पांचवा करुणाशीलता एवं किसी को हानि न पहुंचाना। ये सब शांति शिक्षा के मूल्य हैं। अगला क्वेश्चन 2022 में पूछा हुआ है मानव अधिकार का अर्थ। तो किसी भी मनुष्य के जीवन, स्वतंत्रता, समानता तथा सम्मान का अधिकार ही मानवाधिकार है। मानवाधिकार को मूल अधिकार, आधारभूत अधिकार, अंतर्निहित अधिकार तथा नैसर्गिक आधार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साइबर बुलिंग से आप क्या समझते हैं। देखिए ये 2023, 22, 19, 16 तक ये सारे क्वेश्चन पूछे थे, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो साइबर बुलिंग का अर्थ है किसी बच्चों या वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए। इसका मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यह उन्हें नकारात्मक बना देता है। यही साइबर बुलिंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है चरित्र का आशय स्पष्ट कीजिए। चरित्र व्यक्ति के जीवन, उद्देश्यों, नैतिक मूल्यों एवं संकल्पों के कार्यान्वित करने के तरीकों को व्यक्त करता है। व्यक्ति के चरित्र में अच्छी आदतें, आदर्श गुण, अभिवृत्तियों, योग्यताएं आदि शामिल रहती हैं जो उसके व्यवहार द्वारा स्पष्ट होती हैं। अगला क्वेश्चन है जनसंचार माध्यम का अर्थ बताइए। तो जनसंचार के अंतर्गत सभी सूचना माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, नियतकालीन पत्र पत्रिकाएं आती हैं। अगला क्वेश्चन है स्थित प्रज्ञ क्या है। तो दुख भोगते हुए भी जिनके मन में उद्वेग नहीं होता और न ही जो सुख की लालसा रखता है तथा जिसके हृदय में क्रोध, मोह, भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। अगला क्वेश्चन है बहिरंग योग कौन कौन से है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार योग के बाहरी साधन है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये आपके योग के जो बाहरी साधन है, ये याद रखिएगा, ये आपका पूछता है। अगला क्वेश्चन है अतरंग योग किसे कहते हैं। तो धारणा, ध्यान और समाधि योग के अतरंग यानी आंतरिक साधन माने गए हैं। यानी धारणा, ध्यान और समाधि योग के अतरंग साधन है। अगला क्वेश्चन है अनुच्छेद 325 संबंधित है। तो उत्तर है आपका अनुच्छेद 325 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश के शासन में भाग लेने का अधिकार है। इसी के अंतर्गत लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव में प्रत्येक नागरिक भाग लेता है यानी पार्टिसिपेट करना। अगला क्वेश्चन है केंद्रीकरण विधि क्या है। केंद्रीकरण विधि में मन की एकाग्र व केंद्रित करना पड़ता है। मन को एकाग्र व केंद्रित करना पड़ता है जिसमें मन की चंचलता दूर हो जाए,
विवेकानंद कहते हैं कि मुझे फिर से शिक्षा ग्रहण करनी पड़े तो मैं तथ्यों का अध्ययन न करूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रभावी शांति निर्माता बनने हेतु विद्यार्थियों में कौन कौन से व्यक्तित्व कौशल विकसित किया जाना चाहिए? तो शांति के लिए व्यक्ति में कुछ विशिष्ट कौशल होने चाहिए। इन्हें शांति कौशल कहा जा सकता है। शांति निर्माता बनाने हेतु विद्यार्थियों में निम्न कौशल विकसित किए जाने चाहिए। पहला, संचार का कौशल। दूसरा, समस्या समाधान कौशल। तीसरा, मध्यस्थता करने का कौशल। चौथा, तदनुभूति। पांचवा, समूह कार्य एवं सहयोग। छठवां, वकालत। सातवां, आंतरिक नियंत्रण के क्षेत्र को बढ़ाने का कौशल। आठवां, तनाव प्रबंधन का कौशल। अगला क्वेश्चन है, चरित्र का निर्माण करने वाले किन्हीं दो कारकों का उल्लेख कीजिए। तो पहला कारक आपका परिवार के सदस्यों का आचरण। दूसरा, टेलीविजन रेडियो आदि के कार्यक्रमों पर चर्चा। तीसरा, पुरस्कार एवं दंड। चौथा, विद्यालय का सहयोग। अगला क्वेश्चन है, SDG का पूरा नाम। तो यहाँ पे दिया हुआ है SDG का पूरा नाम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, सतत विकास के लक्ष्य इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, शांति शिक्षा से आप क्या समझते हैं? तो शांति शिक्षा से आशय उस शिक्षा से है जो व्यक्ति की शांति से सहज प्रवृत्ति को विकसित कर बाहर की ओर प्रकट करे। इसका तात्पर्य है कि शांति से संबंधित व्यक्ति के अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य व्यवहार या आचरण में लाना। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व को परिभाषित करते हुए उसका अर्थ समझाइए। तो व्यक्तित्व की अवधारणा को स्पष्टता की दृष्टि से G.W. आल्पोर्ट द्वारा दी गई परिभाषा को विस्तृत और महत्वपूर्ण माना जाता है। इनके अनुसार व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक या मनोदैहिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण के प्रति उन्हें अनूठा समायोजन का स्वरूप निर्धारित करता है। ये आपका आल्पोर्ट का परिभाषा है। ये बहुत फेमस परिभाषा है। ये टेट में भी पूछता है, सीटेट में भी, और 2023 और 2018 में भी ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियाँ कौन सी हैं? तो शिक्षक की रणनीतियाँ, कक्षा का प्रबंध। दूसरा, कक्षा नियमों की स्पष्टता, उनका पालन। तीसरा, नियमों का संशोधन। चौथा, कक्षा समुदाय सदस्य। पांचवा, कक्षा परिस्थिति पर कुछ नियंत्रण। छठा, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति। सातवां, शिक्षण एवं शिक्षणोत्तर कार्यक्रम। आठवां, अभिभावक का सहयोग। नौवां, पुरस्कार। ये सब अवांछित व्यवहार में सुधार हेतु शिक्षक द्वारा अपनाई जाने वाली सकारात्मक रणनीतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तित्व के प्रमुख 5 गुण कौन कौन से हैं? तो तुपस व क्रिस्टल गोल्डबर्ग, कोस्टा एवं मैक्रेक, हुगान आदि मनोवैज्ञानिकों के शोधक के आधार पर यह स्वीकार किया जाने लगा है कि व्यक्तित्व के 5 गुण हैं जो निम्नवत है। खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता, स्नायु विकृति। ये आपके 5 गुण हैं और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। खुलापन, चैतन्यता, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता, स्नायु विकृति, ये 5 गुण हैं व्यक्तित्व के। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं कौन कौन सी है? तो देश में जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद आदि का प्रभाव होना। दूसरा, देश के भौगोलिक विविधता और असमान सामाजिक आर्थिक विकास। तीसरा, सभी का एक समान गुणवत्ता वाली शिक्षा की सुविधा का न मिलना। प्रौढ़ शिक्षा की समस्या। चौथा, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार, यह समान विकास को प्रभावित करता है। पांचवा, व्यक्ति की व्यक्तिगत राजनीतिक एवं आर्थिक महत्वाकांक्षा। छठा, कतिपय विशिष्ट समूहों, नक्सलवादी और आतंकवादी की गतिविधियां। सातवां, देश को कमजोर रखने की इच्छा रखने वाले विरोधियों के कार्यकलाप। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, अष्टांग योग से क्या तात्पर्य है? तो योग सूत्र में योग के 8 अंग बताए गए हैं जो इस प्रकार है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। ये आपके अष्टांग हैं, मतलब 8 अंग हैं। अगला क्वेश्चन, इसके आगे भी है, इन्हें अष्टांग योग कहते हैं। इनमें से
प्रथम 5 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार योग के बहिरंग है, बाहरी साधन कहे गए हैं, जबकि धारण ध्यान समाधि योग के अंतरंग यानी आंतरिक साधन माने गए हैं। इस योगांगों के अनुष्ठान में काम, क्रोध, भय, लोभ, अविद्या आदि भाव का नाश हो जाता है तथा व्यक्ति के अंतर्मन को शांति की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है, हिंसा के कौन कौन से प्रकार हैं, नामांकित करिए। तो हिंसा के प्रकार निम्नलिखित है: मौखिक हिंसा, मनोवैज्ञानिक हिंसा, शारीरिक हिंसा, ढांचागत हिंसा, लोकप्रिय संस्कृति में अश्लीलता, ये सब आपके हिंसा के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है, शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है। तो सामान्य रूप से कह सकते हैं कि मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों, विश्वासों, विचारों एवं सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं। शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व है। अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र के 8 अंग कौन से हैं। तो योग सूत्र के 8 अंग यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये आपके बाहरी हैं और धारण ज्ञान समाधि 3 आंतरिक अंग हैं। तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारण ज्ञान समाधि ये आपके 8 अंग हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस वर्ष या किस उद्देश्य से हुआ। तो 12 अक्टूबर 1993 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। इसका उद्देश्य भारतीय यहाँ पे दोस्तों देखिए दिया हुआ है 12 अक्टूबर 1993, तो यहाँ पे आपका सिर्फ गठन हुआ है और सार्वभौम 1948 में आपका हुआ था। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना था। अगला क्वेश्चन है, मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया जाता है। तो मीडिया से तात्पर्य संचार के ऐसे माध्यमों से है जिसके द्वारा समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़ों अथवा विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स तथा इंटरनेट आदि संचार माध्यमों का मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयी पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है। तो पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य, व्यवहार या आचरण में लाना है, जिससे वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ होगा। अगला क्वेश्चन है, आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन से हैं। तो शांति के प्रमुख घटक हैं अहिंसा, सत्याचरण, सहनशीलता, समानता, अनुकंपा, दयालुता, मित्रता, उदारता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत, सभी से प्रेम एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वाग्रहों से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण इत्यादि ये सब शांति के प्रमुख घटक हैं। अगला क्वेश्चन है, अहिंसा मूलक समाज की विशेषता लिखिए। तो अहिंसा मूलक समाज की विशेषता उसके सदस्यों के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन से स्पष्ट होती है। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम और सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। तो किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि विकास अधिकतम होते हैं। फलस्वरूप किशोर में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी, जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल होती जाती है। असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालय के कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों का अनुचित होना, संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि किशोरों की आवश्यकताओं को पूरा करने में बाधक होते हैं। इससे किशोरों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, शांति शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो शांति शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों और दृष्टिकोणों को पोषण पर बल देती है जो प्रकृति और मानव जगत के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, शांति शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है। तो लोगों को हिंसा का मार्ग चुनने के बजाय शांति शिक्षा का मार्ग चुनने में सशक्त बनाना। अहिंसा से क्या अभिप्राय है, ये आपका 2020 में पूछा हुआ है। अहिंसा दुर्बलों का नहीं, वीरों का सिद्धांत है। अहिंसा का अर्थ अत्याचारी के समक्ष आत्मसमर्पण करना नहीं, बल्कि अत्याचारी की इच्छा के विरुद्ध चुनौती देना है। अहिंसा का मार्ग किसने अपनाया था। तो ये आपका गांधी जी ने अपनाया था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों आपको पिछले के पेपर में जो पूछा गया क्वेश्चन था वो मैंने सारे करा दिए हैं। ये आपका लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। मानव अधिकार क्या है? तो वे अधिकार जो हमारी प्रकृति या स्वभाव में निहित है, इनके अभाव में हम मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। मानवाधिकार हमें पूर्ण रूप से विकसित होने के अवसर प्रदान करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानवाधिकार शिक्षा के कोई 2 उद्देश्य बताइए। तो मानवाधिकार शिक्षा के उद्देश्य है मानव अधिकारों का संवर्धन, संरक्षण, मानव स्वतंत्रता, प्रगति, विश्व शांति और समृद्धि। ये सब मानव अधिकार शिक्षा के उद्देश्य हैं। तो दोस्तों आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद डीएलएड के पेपर हो जाने के बाद हम आपको टेट के सारे क्वेश्चन कराएंगे और टेट के कुछ नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए, लास्ट तक बने रहने के लिए वीडियो में आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें और वीडियो में आगे तक बने रहें। आप सभी को ऐसे ही शिक्षा से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट नोट्स प्रोवाइड होते रहेंगे। अभी आपका टेट का एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है, जुलाई में। तो अब हम इस एग्ज़ाम के बाद जुलाई में जो एग्ज़ाम है टेट का और सी टेट का, उसके कुछ जो क्वेश्चन होंगे, इम्पॉर्टेंट नोट्स होंगे, उसको आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आप देखते रहें। चलिए दोस्तों, बाय बाय। आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।